दोस्तों नमस्कार, माई सेल्फ नंदराम महावर। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और लॉकडाउन का भरपूर जो है यूज़ कर रहे होंगे आप अपनी स्टडी में, क्योंकि एक स्टूडेंट का जो है वो मेन जो उद्देश्य होता है वो स्टडी होता है। वो तो जब भी टाइम मिलता है वो अपना जो टाइम है उसको पढ़ाई में निकालता है। दोस्तों, उसी क्रम को ध्यान में रखते हुए आपके इस लॉकडाउन में आपकी स्टडी में कोई विपदा नहीं आए, हम आपके लिए लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस, द बामोरियस साइंस क्लासेज फॉर ओनली सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान की जो 10th क्लास है उसकी साइंस के लिए। दोस्तों, क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए उन्हें इसका बेनिफिट मिले, इसलिए हम मोस्टली एक हिंदी लैंग्वेज या फिर हम ये मान लीजिए लोकल लैंग्वेज जो स्पेशली राजस्थान के जो ब्रज क्षेत्र है उसमें यूज़ की जाती है, उसका हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और दोस्तों, जो हमारी लास्ट क्लासेस थी हमने उसमें पढ़ाया था कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे करें। दोस्तों, एक ट्रिकी क्लास थी जिसमें हमने कुछ ट्रिक बताई थी। हालांकि हम एक क्लास में कुछ ही एग्जाम्पल दे पाए थे, क्योंकि ज़्यादा एग्जाम्पल देना ज़रूर मतलब इतना टाइम नहीं होता है। तो आज हम जो पढ़ेंगे आपको डे 3 मानेंगे उसको, और इसमें हम आपको रासायनिक अभिक्रिया क्या है और उसकी कौन कौन से प्रकार हैं, उसके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे। जितना भी टाइप हो सकते हैं, आई थिंक 40 मिनट का यदि पीरियड हम रखते हैं तो इसमें लगभग 3 या 4 रिएक्शंस हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है हम आपको पढ़ा रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। और रासायनिक अभिक्रिया उनके प्रकार के लिए आपको जो है सबसे पहले उनकी डेफिनेशन, एक रासायनिक अभिक्रिया की क्या डेफिनेशन होगी वो आपको देनी है। तो हम इसमें रख देते हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। आज डे 3 है दोस्तों। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया की यदि हम परिभाषा देंगे, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्टली डिफाइन द केमिकल रिएक्शन, तो वो क्या होगी। दोस्तों, जो आपकी क्लास है, आपकी जो सब्जेक्ट है विज्ञान, और उसमें जो डेफिनेशन दे रखी है वो दे रखी है किसी भी पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन में, जो रासायनिक परिवर्तन है उसे क्या कहते हैं अपन, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो वो तो आप उसमें पढ़ सकते हो, हम कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा सा इसमें ऐड करके लिखते हैं। रासायनिक पदार्थों में होने वाले, पेन शायद कम काम कर रहा है, होने वाले परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन जिनमें पदार्थ अपने मूल संगठनात्मक एवं क्रियात्मक गुणधर्मों को त्याग कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जिसमें नए पदार्थ के गुण
मूल पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। इसके लिए दोस्तों हम आपको बता सकते हैं, जैसे H2 + O2 = H2O बनता है। दोस्तों क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया? जैसे हम आपको बताया था कि जो रासायनिक परिवर्तन है वही रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन यदि हम उसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन देना चाहें तो क्या होगी? तो वह रासायनिक परिवर्तन जिसमें भाग लेने वाले अभिकारक, जो क्या होगा? पदार्थ होगा। तो भाग लेने वाले पदार्थ अपने मूल गुणधर्म, जो उनके गुणधर्म, उनका जो संगठन होगा, उनके जो केमिकल स्ट्रक्चर होगा, उनके जो क्वालिटीज होंगी, गुण, वो सारे अपने उनको त्याग देता है, सारे गुणधर्मों को त्याग देता है और एक नए गुणधर्मों वाले, एक डिफरेंट टाइप के गुणधर्मों वाले एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। जो ये प्रोसेस है, जो ये केमिकल चेंज है, वो क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका हम यदि एग्जाम्पल लें, आपने सुना होगा जब हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया ऑक्सीजन गैस से कराई जाती है तो जल का निर्माण होता है। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीजन क्या है? एक गैस है। ठीक है, अर्थात इसकी फिजिकल स्टेट, इसकी जो भौतिक अवस्था है वो गैस है। और ये जो है, इसके एक गुण है कि ये ऑक्सीजन ये क्या करती है? जलाने में सहायक है। ठीक है, इसकी क्वालिटी है कि ये जलाने में सहायक होती है। दूसरी गैस की बात करें, वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन में क्या होता है? हाइड्रोजन में भी वो एक गैस है और वो विस्फोटक होती है। ठीक है, वो ज्वलनशील होती है, विस्फोटक होती है। तो दोस्तों ये दोनों जो पदार्थ हैं, जो अभिकारक हैं, ये अपने मूलभूत गुणों को, इनकी जो अवस्था है गैस और जो इनके गुण हैं, इन दोनों गुणों को और भी जो इनके गुणधर्म, उन सबको त्याग करके और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं जिसका नाम है जल। और आपको पता है जल क्या है? द्रव अवस्था है। तो इनकी अवस्था बदल गई और इनके गुणधर्म जो थे, इनके गुणधर्म थे कि वो जलाना और विस्फोटक, वो दोनों ही नहीं होकर के इसका क्या है? ये बुझाने का काम करता है। ये इसमें इसके स्वाद, ऐसे सारी चीज़ें जो हैं, इसके फिजिकल और केमिकल जो क्वालिटीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कोई भी ऐसा रासायनिक परिवर्तन है जिसमें एक पदार्थ अपने सारे मूलभूत गुणधर्मों को त्याग करके नए गुणधर्मों वाले नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों इसके यदि हम टाइप्स की बात करें तो इसकी पहला जो टाइप्स है, थोड़ा सा एक मिनट, पेन कहाँ चले गए? ये रहे। ठीक है, तो इसके यदि हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में सबसे पहला जो आता है वो आता है संयुग्म। दोस्तों इसकी बहुत सारी नेम है। पहली जो टाइप है, बहुत सारे नेम हैं। ठीक है, आपकी जो बुक है उसमें दे रखा है संयुग्म परिवर्तन, संयुग्म रासायनिक अभिक्रिया या संयुग्म अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसके और भी नाम है, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका हम बात करते हैं प्रकार की। तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, इसी का जो नाम है वो अपनी जो बुक है उसमें दे रखा है संयुग्म अभिक्रिया। कुल मिलाकर के दोस्तों संयोजन, संयुग्म, योगात्मक, ठीक है, इन सभी जो वर्ड हैं इनका मतलब होता है जॉइंट, जोड़ना। दोस्तों क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थ अपनी आवश्यकताओं के अनुसार परस्पर संयोग करके, परस्पर मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया या संयुग्म अभिक्रिया कहलाती है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो लिख लीजिए, जब दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग या मिलकर, ठीक है, एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ का
निर्माण करते हैं तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया, या जो भी है संयुग्म संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब यही है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, दो तो मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि संयुग्म कब होगा? जब दो होंगे, मिनिमम एक में तो सिंक नहीं होगा। तो दो या दो से अधिक जो पदार्थ हैं वो परस्पर मिलते हैं, संयुग्म होते हैं, संयोजित होते हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसमें यदि हम देखें क्या होगा, मान लीजिए ए कोई पदार्थ है, दूसरा बी कोई पदार्थ है, और ये दोनों परस्पर मिलकर के, ये प्लस का होगा, आपको पता होना चाहिए, माइनस का होगा, प्लस माइनस में आकर्षण होता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों मिल करके, इनकी आवश्यकता अनुसार दोनों मिल करके और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, ए बी का, ठीक है, जो क्या होगा? उदासीन होगा, क्योंकि आपको पता है कोई भी अभिक्रिया होती है उदासीन होने के लिए होती है, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है, मान लीजिए कोई ए पदार्थ है जो सी और बी से अभिक्रिया करता है, जो सी को यौगिक से अभिक्रिया करता है और बनता है ACV या ABC जो भी है। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? संयोजन अभिक्रिया कहलाती हैं, ठीक है दोस्तों। इसके लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो आपकी बुक है, आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है वो दे रखा है कोयले का दहन। क्या दे रखा है? कोयले का दहन। एग्जाम्पल कोयले का दहन, कोयले का दहन। दोस्तों कोयले का दहन, लकड़ी का दहन या जलना जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें क्या है? कोयला क्या है? कार्बन। कोयला क्या होता है? कार्बन होता है। तो कार्बन को दहन जहाँ भी बढ़ा जाए, दहन, इसका मतलब उसकी ऑक्सीजन से अभिक्रिया, क्योंकि वो क्या होती है? ऑक्सीजन। और मैंने आपको बताया था वो ज्वलनशील होती है, वो जलने में सहायक होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हम यदि ऑक्सीजन से कराएंगे तो क्या बनेगा? देखिए दोस्तों, जो ट्रिक बनाई थी उससे अपन बताते हैं। इसका +4 होता है, इसका -2 होता है। +4 को, ठीक है, एग्जाम्पल के हम क्या रिएक्शन कैसे करते हैं? जो भी अभिकारक हैं, जो भी अभिकारक हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन वो इधर लिख देते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं? संयोजकता है, इसका +4 है, इसका -2 है। दोस्तों +4 की पूर्ति करने के लिए कितने माइनस के चाहिए? 4 माइनस के चाहिए। तो एक ऑक्सीजन में माइनस कितना होता है? 2 होता है। तो हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए? 2 ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 होता है, ठीक है। मैं आपको अच्छे से समझाया था उस समय। तो क्या बनेगा? CO2 बनेगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बराबर CO2। दूसरा यदि आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। बाह्यतम कक्षा ही बोल रहा हूँ मैं, सही बना ही देता हूँ। 6 नंबर होता है इसका। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन की हम बात करें तो इसकी पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है दोस्तों। इससे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और इससे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब यदि किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण भी कर सकता है, लेकिन जिसकी कक्षा में बाह्यतम इलेक्ट्रॉन 6 हो वो उसकी -2 होते हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण ही करेगा, त्यागेगा नहीं, ठीक है। इसलिए हमें इधर, क्योंकि ये माइनस का फिक्स हो गया, माइनस का रहेगा, तो इसको हम कैसे मानेंगे? प्लस का मानेंगे। मीन्स ये 4 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। लेकिन दोस्तों जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये सिर्फ इसको 2 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता ऑक्सीजन को, लेकिन इसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन देने, इसलिए क्या करेगा? ये दूसरा ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करेगा, दूसरे ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करेगा। कुल मिलाकर के एक कार्बन का परमाणु 2 ऑक्सीजन के परमाणुओं से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। और क्या बनेगा? कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, ठीक है दोस्तों। इस तरह क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दूसरा तरीका, जो सिंपल तरीका, इतना अपन नहीं लिखना है, इतना सा ध्यान रखा करो। तो इसकी 4 है, +4, इसकी -2 है, इसकी -2 है। रिएक्शन करने का सीधा सा तरीका है, कार्बन ऑक्सीजन जो अभिकारक हैं उनको यहाँ लिख दीजिए, बिना किसी परमाणु की संख्या लिखे, सिर्फ इतना से लिख दीजिए। क्या करना है अपन को? जो कार्बन का 4 है,
जो कार्बन का 4 है इसको कहाँ रखना है, ऑक्सीजन के यहाँ रखना है, सॉरी 4, ठीक है। कार्बन का 4 है उसको ऑक्सीजन के यहाँ रखना है 4, और जो ऑक्सीजन का 2 है, नीचे वालों को उससे मतलब नहीं है अपन को, ऑक्सीजन का जो 2 है संयुक्त इसको कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। दोस्तों यदि इस तरह दोनों कट रहे हों, ठीक है, किसी समान संख्या से कट रहे हों, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 से कट रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, कहने का मतलब C1O2 बना, 1 को लिखने की जरूरत नहीं, क्या बना, CO2 बना, ठीक है दोस्तों, क्या बना, CO2 बना। इस तरह हम जो है रिएक्शन कर सकते हैं, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, ठीक है। तो दूसरा हम कर सकते हैं इसमें आपका एग्जाम दे रखा है मैग्नीशियम फीते का, मैग्नीशियम फीते का दहन, ठीक है दोस्तों। वो मैग्नीशियम फीते का मतलब मैग्नीशियम Mg+O2। दोस्तों मैग्नीशियम जो होता है इसकी +2 होती है, याद करके कह सकते हैं 12 नंबर पे होता है, कितने नंबर होता है, 12 पे। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 8 10, और दूसरी कक्षा में, तो इस 22 जो कक्षा उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो इसकी कितनी होगी, +2 होगी। इसके आपको अच्छे से पता है -2 है। क्या करना है अपन को, जो इनके अभिकारक हैं Mg और O, इनको लिखना है, क्या लिखना है, इनको लिखना है। इसके बाद में इनके जो संयोजकता है इनको परस्पर एक्सचेंज करके लिखना है, मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के लगाना है, ऑक्सीजन की मैग्नीशियम के लगाना है। लेकिन दोस्तों आपको पता है दोनों क्या है, कट रही हैं 2 से 1 1, तो क्या बचेगा, 1 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बचेगा, मैग्नीशियम MgO बचेगा, जिसे हम मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हम और भी जो है क्रिया एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। हम ले सकते हैं मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन, इसमें इसकी +2 है, इसकी -1 है। अपन को क्या करना है, अभिकारक लिख दीजिए मैग्नीशियम और क्लोरीन। मैग्नीशियम की संयुक्ता 2 है, कहाँ लगाना है, Cl के लगाना है, Cl की मतलब 1 है तो कहाँ लगाना है, 1 लगाने की जरूरत नहीं, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। अगले हम ले सकते हैं कैल्शियम, वो थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं CaO+CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों 2 तत्व हैं, ये आपस में अभिक्रिया करके क्या बना सकते हैं। देखिए दोस्तों कैल्शियम प्लस माइनस में बनाना पड़ेगा, ये उदासीन है, इधर ये भी उदासीन है। हमको क्या करना पड़ेगा, इनमें एक तत्व को तो आपको पता है, मैं अच्छे से बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हमने आपको बताया था, ये उदासीन है, इसमें यदि ऑक्सीजन मिला देते हैं ये CO3 बन जाता है, CO3 बनते ही ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, इधर से जाते ही ये प्लस का हो जाएगा, जैसे ऑक्सीजन से जाएगा ये कैल्शियम +2 का हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, कैल्शियम और कार्बोनेट बन जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या बन जाएगा, दोनों की समान है इसलिए हमको लिखने की जरूरत नहीं है, यदि हम 2 लिखेंगे भी तो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है। टेंशन मतलब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे आपके समझ में आएंगी। तो ये काफ़ी कुछ एग्जांपल्स हैं रिएक्शंस के लिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में जो हमारे दूसरे अभिक्रिया लेने वाले हैं, आपके में और दूसरी अभिक्रिया, लेकिन हम थोड़ा सा क्रम से चलेंगे। इसमें दूसरा हम ले रहे हैं वियोजन अभिक्रिया, सेकंड वन वियोजन, आपके में होगा वियोगात्मक अभिक्रिया। जैसा कि आपको पता है, नाम से पता चल रहा है, वियोग बिछोड़ना, वियोजन टूटना, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, जब कोई पदार्थ, एक पदार्थ, जब कोई भारी पदार्थ या कोई पदार्थ टूट करके और 2 या 2 से अधिक पदार्थ बनाता हो, ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों मैं एक चीज़ आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जो संयोजन अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया के लिए हमें किसी भी तरह के बाह्य बल या एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों नहीं पड़ते दोस्तों, क्योंकि आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आपने कभी चुंबक देखे होंगे, 2 चुंबक लीजिए, आपको अच्छे से पता होता है, एक जो चुंबक होते हैं उनके 2 ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। यदि हम एन को मिलाते हैं, नहीं मिलते हैं, कहने का मतलब यदि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, या हम कह सकते हैं एक एन और एक एस को जब हम मिलाते हैं तो हमें कुछ बल लगाने की जरूरत नहीं होती, हमें कोई बाहर से एनर्जी डालने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप मिलते हैं।
बिकॉज उन दोनों में क्या होता है, आकर्षण होता है। ठीक है, वही कंडीशन संयोजन अभिक्रिया में होती है। प्लस और माइनस के होने के कारण दोनों में आकर्षण होता है, दोनों आपस में मिल जाते हैं, इसमें किसी भी बाह्य एनर्जी या फिर ताप या फिर और कोई बल की जरूरत नहीं होती। लेकिन दोस्तों जब हमें किसी पदार्थ को तोड़ना होता है, जब हमें किसी पदार्थ को तोड़ना होता है तो हमें बाहर से बल लगाना पड़ता है या कोई एनर्जी, किसी भी रूप में हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। इमेजिन आप सोचिए, जो हमने दो चुंबकों को मिलाया था आकर्षण की वजह से, ठीक है, संयोजन हुआ था, उस संयोजन को हम यदि वियोजन करना चाहते हैं, उनको वियोजित करना चाहते हैं, अलग करना चाहते हैं, उसके लिए क्या अपने आप होंगे? वो नहीं होंगे। हमें उनके लिए क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, हमारा बाह्य बल उसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, कहने का मतलब जब भी किसी पदार्थ को तोड़ा जाता है या किसी पदार्थ को वियोजित किया जाता है उनके अवयवों में, तो हमें बाहर से एक कंडीशन उत्पन्न कर जाती है, बाहर से या तो एनर्जी किसी रूप में देनी पड़ती है या फिर बाह्य बल लगाना पड़ता है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए। ओके दोस्तों, तो क्या होगा यदि हम इसकी परिभाषा लिखना चाहें, जब कोई रासायनिक पदार्थ रा का मतलब हमेशा रासायनिक समझना, पदार्थ टूटकर या पदार्थ किसी बाह्य बल या ऊर्जा के कारण टूटकर या वियोजित होकर दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये होगी इसकी रिएक्शन। क्या होगी इसकी रिएक्शन? कहने का मतलब जब भी कोई पदार्थ रासायनिक पदार्थ बाह्य बल या बाह्य एनर्जी के उपस्थिति के कारण दो से अधिक तत्वों में टूटता है, पदार्थों में टूटता है, मीन्स दो या दो से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है, ऐसी जो अभिक्रिया होगी, ऐसी जो रासायनिक परिवर्तन होगा, ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसका हम यदि आपको समझाएं तो कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए पहले से कोई एक पदार्थ है, ठीक है, इसमें बाह्य एनर्जी या बल कुछ भी, ठीक है, लगाया जा रहा है, तो क्या होगा? ये A प्लस और B माइनस में बदल जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, इसके जो अवयवी तत्व होंगे इसमें क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। ऐसी जो रासायनिक अभिक्रिया होगी उसे हम क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके इसको एक और चीज़ है अपघटन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? अपघटन अभिक्रिया भी इसको बोलते हैं। अपघटनीय अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ दिस रिएक्शन? डिसोसिएशन अभिक्रिया, आल्सो नोन एज डिसोसिएशन एप्लीकेशन। ओके दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके सामने, कुछ भी ले लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें कोई एनर्जी वही, तो क्या बनेगा? कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ये अपने तत्वों में उड़ जाता है। आपकी जो वो किताब है उसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है वो दिया गया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड को ताप की उपस्थिति में या प्रकाश की उपस्थिति में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड को, ठीक है, हाइड्रोजन जो ब्रोमाइड होता है HBr,
क्या होता है, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड बोलते हैं इसको यदि प्रकाश में रखा जाए, किस में रखा जाए, प्रकाश की उपस्थिति में, ये क्या करता है, प्रकाश की उपस्थिति में ये जो है हाइड्रोजन गैस प्लस ब्रोमाइड में क्या होता है, बदल जाता है। ब्रोमाइड आपको अच्छे से पता होगा, हाइड्रोजन तो गैस है इसलिए इसमें 2 आ रहा है, ब्रोमाइड में 2 इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्या है, हैलोजन तत्व है। मैं आपको बताया था हैलोजन तत्व जो होते हैं, हैलोजन तत्व द्विपरमाण्विक होते हैं। कहने का मतलब इतने ज़्यादा इसमें 2 क्यों लगाया जाता है इधर हमेशा, जैसे यदि सोडियम लिखते हैं उसमें 2 नहीं लगाते हैं, लेकिन यदि Br, Cl, ठीक है, आयोडीन, ये जो नेवी हैलोजन तत्व हैं इनमें 2 लगाया जाता है क्योंकि इतने अधिक क्रियाशील होते हैं कि ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, तुरंत अपने जो परमाणु होता है सेन परमाणु, उससे अभिक्रिया करके अणु के रूप में या द्विपरमाण्विक अणु के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। इसलिए दोस्तों कभी भी जब रासायनिक अभिक्रिया होती है कोई मैटर नहीं करता है कि कितने अणु कितने परमाणु, हमें हमेशा O2, H2, Cl2 जो गैसेज हैं वो और जितने भी हैलोजन तत्व हैं उन सबको द्विपरमाण्विक अणु के रूप में लिखा जाता है। ओके, थैंक यू। तो ये जो है हाइड्रोजन गैस बनता है और ये ब्रोमीन वो बनता है। दोनों गैसें हैं दोस्तों। गैसों के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे एक चिन्ह लगा देते हैं, मीन्स गैस उड़ती है ना तो उनका चिन्ह लगा देते हैं। तो ये एक ठीक है। अब दोस्तों इसमें जो अपघटन अभिक्रिया या जो इसमें अपन क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा जो है अपघटन, इसमें क्या करते हैं, यदि प्रकाश का यूज हो रहा है तो हम इसको बोल देंगे प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन। यदि विद्युत का यूज करके अपघटन हो रहा है उसे विद्युतीय अपघटन, ठीक है, तापीय अपघटन। तो इस तरह जो है हम इनके अलग अलग थोड़ा स्पेसिफिक नाम भी दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी वियोजनात्मक अभिक्रिया। इसमें कोई भी पदार्थ आप तोड़ेंगे वो क्या हो जाएगा, वियोजनात्मक अभिक्रिया हो जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यदि हम अगली जो अभिक्रिया है उसे पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छी है, तो थर्ड अभिक्रिया आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों इसको समझ लीजिए एक बार, विस्थापन का मतलब समझ लीजिए। विस्थापन का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक बहुत बड़ा चर्चित विषय है, एक टॉपिक रहा है। आपने सुना होगा जो कश्मीरी पंडितों के बारे में। एक्चुअली था क्या, उनको हम बोलते हैं विस्थापित कश्मीरी पंडित। उनके साथ हुआ क्या था, उनको क्यों विस्थापित बोलते हैं। एक्चुअली जो कश्मीर में कश्मीरी जो पंडित रह रहे थे वहाँ जो एक स्पेसिफिक समुदाय है, तो एक्चुअली क्या उन्होंने क्या किया था, उनके घरों से उनको क्या कर दिया, भगा दिया। उनके घरों से उनको भगा दिया और उनके घरों पर उन्होंने खुद ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। कहने का मतलब ये है, ये मान के चलिए कि यदि 2 व्यक्तियों का समूह है, दोनों अच्छे दोस्त हैं, या पति पत्नी मान लीजिए, एक फैमिली है, पति पत्नी हैं, और उस समय क्या हो कि कोई पत्नी या पति, कोई मान ली पत्नी एक तीसरा व्यक्ति से, मतलब जो तीसरा व्यक्ति है वो उस पति से उसको तलाक दिला करके और खुद उससे शादी कर लेता है, मीन्स उसके स्थान पर वो आ जाता है। विस्थापित का मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति को उधर से हटा करके और उसके स्थान पर चले जाना, विस्थापन कहलाता है। उससे क्या होगा, एक नया संयुग, नया बंध बनेगा और एक नया पदार्थ का निर्माण होगा। ठीक है, इसके यदि हम डेफिनेशन देना चाहेंगे तो पहले एक बार थोड़ा सा और इसे समझ लीजिए। मान लीजिए ए वी कोई पदार्थ है, ये क्या करता है, ये सी से अभिक्रिया करता है। किससे अभिक्रिया करता है, सी से। आपको पता है ये प्लस है और ये माइनस है, ये मान लीजिए माइनस है। ठीक है, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों कि ये जो है किसका स्थान ग्रहण करेगा, माइनस का स्थान ग्रहण करेगा। एक स्थान नहीं कर सकते क्योंकि बी और सी नहीं मिल सकते, बी और सी नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकते, दोनों क्या हैं, माइनस माइनस है, और माइनस माइनस में प्रतिकर्षण होता है, आकर्षण नहीं होता, उनमें बंध नहीं बनते। तो क्या होगा, ये जो है किससे अभिक्रिया करेगा, ए से अभिक्रिया करेगा। कहने का मतलब
ए और बी परस्पर मिल करके और नया पदार्थ बनाएंगे AC, और जो ये बी होगा ये अलग रह जाएगा। क्या रह जाएगा? अलग। कुल मिलाकर के ये नया पदार्थ बनेगा। ये क्या हो जाएगा? विस्थापित। ये जो पदार्थ है इसको हम बोलेंगे विस्थापित पदार्थ। विस्थापित पदार्थ जो है परमाणु अणु, वो क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसकी अपनी डेफिनेशन देना चाहें तो कैसे होगी? देखिए, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाला कोई अभिकारक अन्य अभिकारक समूह या यौगिक के किसी परमाणु या अणु को विस्थापित कर स्वयं मिलकर या संयोग कर नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, आई थिंक ये थोड़ी बड़ी होगी अभिक्रिया। ठीक है, आपकी जो इसमें दे रखा है, जब किसी अभिकारक में उपस्थित परमाणु या अणु अन्य किसी परमाणु या अणु से विस्थापित होकर नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, कहने का मतलब कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें भाग लेने वाले किसी अभिकारक का कोई अणु परमाणु, मतलब कोई भी अणु परमाणु किसी अन्य अणु या परमाणु के द्वारा विस्थापित हो जाता है, जिससे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। इसके एग्जाम्पल्स हम अभी आपके सामने दे देते हैं। दोस्तों, जितनी भी अभिक्रिया करा रहा हूँ इनमें शायद आपको पता होना चाहिए, इनमें आपको संयोजकता की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या नहीं पड़ेगी? संयोजकता की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। आपके एग्जाम्पल दे रखा है, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया किससे कराते हैं? जिंक से कराते हैं। दोस्तों, ऐसी अभिक्रियाओं में आप ध्यान रखना, यहाँ जो यौगिक है कॉपर सल्फेट, इसमें दो है, एक तो कॉपर एक सल्फेट है। ठीक है, ये अलग है, ये अलग है। इनका हम क्या करते हैं? इसको माइनस में मानेंगे, इसको प्लस।
ये इसका +2 होता है, इसका -2 होता है, आपको पता होना चाहिए, नहीं तो हम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? कॉपर का आपको पता होना चाहिए। सल्फर कैसे निकालोगे? सल्फर की 6 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, ठीक है। इसकी 2, 8, 10, 6, 16, ठीक है, ओके। इसकी +6 होती है, इसकी कितनी होती है? ऑक्सीजन की -2 होती है, लेकिन कितने तत्व हैं? परमाणु में 4, कितनी हो जाएगी? -8। तो हम पता है इसका कितना होगा? -8 + के 6, कितना बचेगा? -2 बचेगा। कहने का मतलब इसकी कितनी संख्या होगी? -2। जिंक की भी आपको पता होना चाहिए, कितनी होती है? +2 होती है, हम निकाल सकते हो। क्या होगा दोस्तों? ये जो जिंक है, ये जिंक या एक कॉपर जो है, ये जिंक के द्वारा विस्थापित हो जाएगा। विस्थापित कौन सा होगा? ये, या जिंक इस कॉपर को विस्थापित करेगा, ये यहाँ पे आएगा और इसको कहेगा तू अलग जा, ठीक है। क्या कहेगा? अलग जा। कहने का मतलब क्या होगा? जिंक सल्फेट बनेगा, ये दोनों आपस में मिलेंगे, दोनों की संख्या बराबर, इसलिए नीचे लिखने की कुछ जरूरत नहीं है। जो कॉपर होगा वो क्या रहेगा? विस्थापित रहेगा, अलग, ठीक है। क्या रहेगा? अलग रहेगा। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जब भी कॉपर सल्फेट जिंक से अभिक्रिया करता है तो जिंक कॉपर को विस्थापित कर देता है और एक नई पदार्थ का निर्माण होता है, जिसे हम बोलते हैं जिंक सल्फेट बोलते हैं। कॉपर अपने आप में क्या होता है? विस्थापित होता है, ठीक है दोस्तों। हम कुछ और भी जो है एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। उससे पहले आपको मैं कुछ बता देता हूँ कि जो ये कौन किसको विस्थापित करेगा। दोस्तों एक समझिए कि इमेजिन आई एम योर टीचर एंड टीचिंग इन योर स्कूल। मैं आपका टीचर हूँ, आपके स्कूल में पढ़ा रहा हूँ साइंस, ओके। अब क्या होगा कि मान लीजिए कोई एक नए साइंस का टीचर आपके स्कूल में आता है, ठीक है, और वो आपके जो मैनेजर होगा, जिसे हम व्यवस्थापक बोलते हैं, या HM होगा, हेडमास्टर, उससे आके बोलेगा सर मैं साइंस का टीचर हूँ और आप मुझे लगा लीजिए। बोलेंगे हमारे पास ऑलरेडी साइंस टीचर हैं। बोलेंगे सर उनको हटा दीजिए, आप मुझे लगा लीजिए। मतलब वो क्या चाहता है? मुझे विस्थापित करना चाहता है। क्या चाहता है? मुझे विस्थापित करना चाहता है। लेकिन दोस्तों जो हमारा HM होगा या जो व्यवस्थापक होगा, वो क्या बोलेगा? सर आप हमें थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्यों हमारे जो प्रीवियस टीचर हैं उनको हटा करके आपको हमारे यहाँ रखा जाए? ऐसी आप में क्या क्वालिटीज़ हैं, क्यों आपको रखें, हमें क्या बेनिफिट होगा? दोस्तों इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। या तो वो मुझसे बेटर टीचर हो, ठीक है, उसका नॉलेज, उसका जो स्किल्स हैं अबाउट टीचिंग वो मुझसे ज़्यादा होंगे। ऑफ कोर्स तो टीचर क्या कहेंगे? ठीक है, जब हमें अच्छा टीचर मिल रहा है देन हम क्यों पुराने टीचर को रखेंगे? तो वो ऐसा टीचर हमें विस्थापित कर देगा। कहने का मतलब वो मुझसे हर चीज़ में क्या हो? स्किलफुल हो, मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है, तो ही मुझे विस्थापित कर पाएगा, अन्यथा नहीं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि यदि वो कम पैसा ले, ठीक है, बोलेंगे नहीं सर ये जो पढ़ा रहे हैं 10,000 या 5,000 जो भी लेते हैं, मैं 2,000 में पढ़ाऊंगा, तब भी ऐसा होगा कि क्या करेंगे? यदि एक अच्छा स्कूल है तो नहीं करेगा, नहीं तो क्या करेगा? वो ऐसा कर लेते हैं। पर मेन चीज़ जो आपको मैं बता रहा हूँ क्या होगा? कोई भी शक्तिशाली, कोई भी मतलब कमज़ोर व्यक्ति किसी शक्तिशाली व्यक्ति को विस्थापित नहीं कर सकता, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। काश इमेजिन कीजिए यदि कश्मीरी पंडितों की तादाद ज़्यादा होती कश्मीर में और वो ताकतवर होते, क्या जो समुदाय है मुस्लिम जिसे हम बोलते हैं, क्या उनको विस्थापित कर पाता? नहीं कर पाता। वो वहाँ पे ताकतवर थे इसलिए उन्होंने विस्थापित किया। सेम कंडीशन हर जगह अप्लाई होती है दोस्तों, कि जो विस्थापन होता है वो एक क्रियाशील, जो ज़्यादा ताकतवर या ज़्यादा क्रियाशील तत्व है वो एक कम क्रियाशील तत्व को ही विस्थापित कर सकता है। एक कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को विस्थापित नहीं कर सकता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा तत्व ज़्यादा क्रियाशील है किसी अन्य तत्व की अपेक्षा? उसके लिए आपको कुछ लिस्ट हम दे रहे हैं, उनको आप लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए हम एक ट्रैक बना सकते हैं।
सबसे जो क्रियाशील होता है दोस्तों पोटेशियम हम लिख सकते हैं, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, पोटेशियम सोडियम कैल्शियम, मैग्नीशियम जिंक, मैग्नीशियम जिंक आयरन और प्लेविडियम पीवी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आता है, ठीक है, ये ऐसे हैं, ठीक है दोस्तों। ये क्या है, कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील है वो पोटेशियम है, देन सोडियम, देन सॉरी क्या रख दिया, कैल्शियम था इधर, कैल्शियम, देन मैग्नीशियम जिंक आयरन एंड प्लेविडियम। ओके दोस्तों, इसके बाद में आता है H। कहने का मतलब ये इन सब के बाद में यदि कोई क्रियाशील है वो क्या है, H है। क्या है, H। और H के बाद में जो क्रियाशील है वो होगा कॉपर +2, कॉपर Hg मर्करी, ओके, देन अर्जेंटम Ag और Au जिसे हम बोलते हैं गोल्ड। ओके दोस्तों, तो इनको आप किसी तरह याद रख सकते हो। याद रखिए, सबसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा, इसको हम बोल सकते हैं निम्नतम या सबसे कमज़ोर या एक सबसे कमज़ोर क्रियाशील तत्व है, न्यूनतम क्रियाशील तत्व बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं इसको हम, न्यूनतम क्रियाशील, और इसको बोल सकते हैं अधिकतम क्रियाशील। तो थोड़ा राइटिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको क्या क्या वो निकला कि पोटेशियम सोडियम को विस्थापित कर सकता है, पोटेशियम सोडियम को विस्थापित कर सकता है, लेकिन सोडियम पोटेशियम को विस्थापित नहीं कर सकता। सोडियम, कहने का मतलब यदि कभी भी पोटेशियम के साथ यदि कोई यौगिक है तो उसको कोई भी तत्व या कोई भी धातु उसको क्या नहीं कर सकती, उसको कोई भी धातु विस्थापित नहीं कर सकती है। ओके दोस्तों, अगला जो क्रिया है वो होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये अपनी लास्ट होगी इस क्लास की, क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, आप देख नहीं पाते हो। ठीक है, और अपना उद्देश्य है कि सारे देखें, आप पता नहीं क्यों पढ़ाई से बोर होते हो। 4th है, उसे हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, हम अब बात करेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया की। दोस्तों इसमें क्या है, विस्थापन और द्विविस्थापन में क्या डिफरेंट है आप देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया में जब कोई ताकतवर आदमी किसी कमज़ोर आदमी को उसके घर से निकालता है तो ताकतवर आदमी को तो अपना घर मिल जाता है, वो उसके घर में रहने लग जाता है, लेकिन जो विस्थापित आदमी है उसे कहीं रहने की जगह नहीं होती, वो भटकता रहता है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक ताकत वाली बात हो गई। लेकिन यदि हम बात करें द्विविस्थापन अभिक्रिया की, वो एक साझा है, एक एक्सचेंज है। मान लीजिए उसमें क्या होता है, आदान प्रदान होता है घरों का। ठीक है, कैसे आदान प्रदान होता है कि ऐसा कर, मान लीजिए जस्ट मैं भी जो एग्जांपल दिया था टीचिंग का, मान लीजिए मैं आपकी क्लास में टीचर हूँ, आपके स्कूल में टीचर हूँ, कोई दूसरा टीचर एक दूसरा स्कूल है, ठीक है, उधर भी कोई उधर भी कोई साइंस का टीचर है, पर दोनों आपको पता होगा एक्चुअली जो मैनेजर होते हैं वो क्या करते हैं, यार हमारे तो साइंस के टीचर हमेशा परेशान करते रहते हैं, इतना पेमेंट लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, पढ़ाते कुछ है नहीं। दोनों हम हमेशा टीचर प्रति मतलब मैनेजर की वो थिंकिंग रहती है। तो क्या मान लीजिए दोनों जो स्कूल के मैनेजर हैं, व्यवस्थापक है, वो मिलते हैं और बोलते हैं हमारा साइंस का टीचर तो अच्छा नहीं है यार, और बोलता नहीं यार मेरा भी साइंस का टीचर अच्छा नहीं है। नहीं यार कि तेरा साइंस का टीचर का तो मैंने बहुत अच्छा सुना है, वो तो अच्छा पढ़ाता है, अच्छा है, उसका थोड़ा बिहेव वगैरह सारा अच्छा है,
अरे नहीं यार मैंने आपके टीचर के बारे में सुना है। तो क्यों ना, जब आपको अपने टीचर अच्छे नहीं लग करके दूसरे स्कूल के टीचर अच्छे लग रहे हैं, क्यों ना दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, दोनों एक्सचेंज कर लेते हैं। दूसरे स्कूल का टीचर होगा वो इस स्कूल में आ जाएगा और मैं जो स्कूल का टीचर हूँ उस स्कूल में जाकर पढ़ाने लग जाऊँगा, दोनों का काम बन जाएंगे। इसमें दोस्तों याद रखना विस्थापन दोनों का हुआ है, लेकिन दोनों को अपनी जगह मिली है। उन्हें अलग से घूमना नहीं पड़ रहा है, भटकना नहीं पड़ रहा है, वो यहाँ पे होता है। जैसे इसमें क्या होगा, मान लीजिए ए वी कोई पदार्थ है, सी डी कोई अन्य पदार्थ है, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस है ये माइनस है। इसमें क्या होगा, इसका प्लस इस माइनस से मिल जाएगा और इसका प्लस इस माइनस से मिल जाएगा और इस तरह दो नए पदार्थों का निर्माण होगा। क्या होगा, दो पदार्थों का निर्माण होगा। ठीक है, इसकी अभी परिभाषा लिख दीजिए। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दो अभिकारकों के परमाणु या अणु परस्पर विस्थापित होकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ए बी प्लस सी डी तो ए सी प्लस डी बी या बी डी। ओके दोस्तों, तो इस तरह जो है रासायनिक अभिक्रिया द्विविस्थापन होता है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, लिख लीजिएगा। यदि आपको लगता है कि मैं जल्दी मिटा देता हूँ तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी डेफिनेशन अच्छे से देखिए, लिखिए, नोट्स ज़रूर बनाइए दोस्तों। मेरा मानना है कि यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा बेनिफिट रहेगा। ठीक है दोस्तों, हम एग्जाम्पल यदि ले रहे हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपकी जो एग्जाम्पल, आपकी जो बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं वो आपको थोड़ा पढ़ाएं। यदि हम चाहें तो एक्स्ट्रा भी बता सकते हैं। तो कैल्शियम कॉपर सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, की अभिक्रिया होगी दोस्तों। ये +2 है, ये -2 है, ये +1 है और ये -1 है। समझ रहे हो? कैसे पता चलेगा? यदि नीचे कुछ भी नहीं लिखा, इसको 4 को नहीं मानना है, आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट अपने आप में एक तत्व यौगिक, मतलब वो है, इसका पार्ट माइनस पार्ट और इसका प्लस पार्ट ये है। इधर ये प्लस पार्ट, ये माइनस पार्ट। दोस्तों क्या होगा, इनका आपस में आदान प्रदान होगा, ये इससे अभिक्रिया करेगा और ये इससे अभिक्रिया करेगा। दोस्तों इसमें देखना, रासायनिक अभिक्रिया आपने जो सिंपल नियम बताया था, कोई भी ले लीजिए। सोडियम और सल्फेट अभिक्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सोडियम और सल्फेट अभिक्रिया। क्या लिखना है आपको? सोडियम लिखना है प्लस वाला और सल्फेट लिखना है। ठीक है, इसके बाद में छोड़िए, फिर दूसरा क्या अभिक्रिया? कॉपर अभिक्रिया कर रहा है, ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है। कॉपर और ऑक्साइड अभिक्रिया, कॉपर ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है तो क्या लिखेंगे? कॉपर प्लस वाला कौन सा है? कॉपर का, कॉपर लिख देंगे और ऑक्साइड लिख देंगे। अब दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था इसमें कि जो सोडियम की अभिक्रिया है, जो सोडियम की जो संयोजकता है एक, क्या सोडियम की जो संयोजकता है एक, उसे हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। और जो सल्फेट की संयोजकता है, सल्फेट कितनी है? 2, उसको हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी कॉपर की जो संयोजकता है, कॉपर की जो संयोजकता है 2, उसे हम कहाँ लिख देंगे? यहाँ। और जो हाइड्रोक्साइड की संयोजकता है -1, इसको कहाँ लिख देंगे? यहाँ। ठीक है दोस्तों, अभिक्रिया हो गई। तो दोस्तों आपको पता है एक को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है।
एक को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। और इस तरह, ठीक है, हम चाहें तो इनको भी हटा सकते हैं, ठीक है, इनको हटा सकते हैं। तो इस तरह, ठीक है, इस तरह जो है दोस्तों, यहाँ इसको नहीं हटा सकते, ध्यान रखना। देखो इधर जो 2 है ना वो ऑक्सीजन पे भी है, H पे भी है, हाइड्रोक्साइड पे है, लेकिन यहाँ यदि 2 होता ना तो हम इसको ऐसे कंबाइन करके लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है, इसलिए हमने इसको हटा दिया। तो क्या बना, सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना। क्या बना, सोडियम सल्फेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड बना। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है, मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो क्रियाशील तो क्या था, पोटेशियम, सोडियम था, पोटेशियम था ना, पोटेशियम, सॉरी, हाँ एक बार देख लीजिए, पोटेशियम। उसके बाद में सोडियम सबसे ज़्यादा ताकतवर था। तो सोडियम जो है, सोडियम ने किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया। किसको विस्थापित कर दिया, कॉपर को विस्थापित किया, और एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ, सोडियम सल्फेट। और फिर जो कॉपर है इसने क्या किया, हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया की और नया पदार्थ बनाया, कॉपर हाइड्रोक्साइड। आप चाहो तो दोस्तों और भी इसमें अपन जो है एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे इसमें है अर्जेंटम AgNO3 प्लस KCl, अर्जेंटम नाइट्रेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, नाइट्रेट की आपको पता है -2 होती है और इसकी प्लस की 2 होती है। यदि इनमें से आपको एक की भी याद है ना तो काम चल जाएगा। कैसे काम चलेगा, मान लीजिए इसमें से आपको किसी की याद है, Cl की आपको याद है, Cl कितनी होती है, -1 होती है, सॉरी -1 होती है। और यदि नीचे कुछ नहीं लिखा इसका मतलब दोनों की क्या है, बराबर है। इधर भी कुछ नहीं लिखा, 3 को मत चालिए, क्यों, हमने क्या मान के चल रहे हैं, ये नाइट्रेट अलग से है, ठीक है, इसको 1 मान के चलना है। ऐसी कंडीशन में नाइट्रेट होगा तो अर्जेंटम नाइट्रेट प्लस KCl। इसमें क्या होगा, जो पोटेशियम होगा, कौन सा क्रियाशील है, पोटेशियम। पोटेशियम अर्जेंटम को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो कौन कौन में रिएक्शन होगी, ये इससे रिएक्शन करेगा, ये इससे रिएक्शन करेगा, और हम लिख सकते हैं पोटेशियम और नाइट्रेट, ये एक अलग यौगिक बनेगा, और प्लस दूसरा बनेगा अर्जेंटम Ag और Cl। दोस्तों वही बताओ क्या क्या किसके क्या लगाना है दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट बना है तो पोटेशियम की जो संयोजकता है एक, वो हमको कहाँ लगानी है, नाइट्रेट की लगानी है, ठीक है। और जो नाइट्रेट की संख्या है -2 वो यहाँ माइनस होती है, माइनस मतलब नहीं यहाँ लगानी, तो क्या बनेगा K2NO3, एक है इसलिए इसको हटा दीजिए, नो प्रॉब्लम। क्या बनेगा K2NO3 प्लस, बात करते हैं इसकी, आपको पता है इसके अर्जेंटम की कितनी होती है, 2 होती है। अर्जेंटम की 2 किसकी लगेगी, Cl की लगेगी, और Cl की 1 किसके लगेगी, अर्जेंटम की 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, डाईपोटेशियम नाइट्रेट एंड अर्जेंटम क्लोराइड। क्या होंगे, डाईपोटेशियम नाइट्रेट देन अर्जेंटम क्लोराइड, ये हमारे प्रोडक्ट होंगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास।